अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ वदूद खान और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के टेंसेस। टेंसेस जो है इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इसके बगैर आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है एज वेल एज जो आपकी रिटन इंग्लिश है वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। तो टेंसेस को जो है ना पढ़ने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है जो बिगिनर्स के लिए होता है, अगर आपने टेंसेस नहीं सीखे हैं तो सबसे पहले आपको टेंसेस की जो स्ट्रक्चर वाइज लर्निंग है वो सीखनी पड़ेगी कि जो टेंस होता है उसको हम उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, यानी अगर कोई भी जुमला आपको उर्दू में दिया जाता है आप उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हो। तो ये वाली जो इस तरह का जो सीखना होता है इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर वाइज डिस्कशन ऑफ टेंसेस। जबकि इसको सीखने के बाद जो दूसरा लेवल होता है जो एडवांस लेवल का होता है वो फिर आप सीखते हो कि टोटल हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं। हर एक टेंस का आप इस्तेमाल सीखते हो, यूज़ कि ये वाला टेंस हम कभी इस्तेमाल करते हैं, ये वाला टेंस हम कभी इस्तेमाल करते हैं। तो एप्लीकेशन वाइज भी हम पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर वाइज भी हम पढ़ेंगे। क्योंकि ये बिगिनर के लिए है तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर वाइज। अच्छा, आज हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अपने वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। इसके बाद आपको कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस उर्दू में दिया गया हो आप उसको आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। अच्छा, तो सबसे पहले मैं अगर आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारे पास जो प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस होता है इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। और ये टेंस थोड़ा सा अगर मैं आपको बता दूं कि ये कभी इस्तेमाल होते हैं, ये उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं जो आप रोज़मर्रा में की बुनियादों पर करते हो। फॉर एग्जांपल आप रोज़ाना नाश्ते करते हो, आप रोज़ाना स्कूल जाते हो या आप रोज़ाना ऑफिस जाते हो, तो इस तरह के जो आप बात करते हो तो आप उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हो। हम इसकी यूजेस पे नहीं जाएंगे, एप्लीकेशन पे नहीं जाएंगे, इसको स्ट्रक्चर वाइज पढ़ेंगे। तो डायरेक्टली इसकी स्ट्रक्चर वाइज पे हम आते हैं। अच्छा, फिर जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमारे पास 5 तरह के टेंसेस होते हैं। सबसे पहला जो वो है वो हमारे पास होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहला पहला टेंस होता है वो हमारे पास अफर्मेटिव होता है या पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि इसमें ये जो टेंस है इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हो। इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है, यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव टेंस है या पॉजिटिव टेंस है इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है। सबसे पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है। अच्छा, अब इसकी जो है ना हम पहचान कैसे करेंगे, यानी अगर उर्दू में कोई जुमला दिया होता है तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उर्दू का ये जुमला कौन से टेंस का है। तो सबसे पहले उर्दू में इसकी पहचान ज़रूरी है, उसके बाद जो है ना हम इसका जो है ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता चलूँ कि उर्दू में जब आप इसकी पहचान करते हो तो उर्दू में ऐसे जुमले जिनके आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह आते हो तो वो जुमले जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। और उसको जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर अपनाना होगा। तो इसका अगर मैं आपको स्ट्रक्चर लिखवा दूँ, सबसे पहले हमारे पास लगेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास डायरेक्ट लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो हम एस का इजाफा करेंगे या फिर ईएस का इजाफा करेंगे, ये ऑप्शनल होते हैं। ये इजाफा कब करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो टेंस है ये सबसे आसान टेंस है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में वो सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद वर्ब के साथ आप या तो एस का इजाफा करते हो या तो ईएस का इजाफा करते हो। अब ये वाला पॉइंट इसमें थोड़ा सा आपको समझना है कि एस का इजाफा हम कब करते हैं और ईएस का इजाफा हम कब करते हैं। तो ये दोनों चीजों का डिपेंड जो है वो सब्जेक्ट पे होता है। ठीक है, तो आपको ये सीखना जरूरी है कि हम अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और वो सिंगुलर भी हो तो उस सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगेगा तो उस वर्ब के साथ आप क्या लगाओगे, एस या ईएस का इजाफा करोगे। यानी अगर हमारा सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल
ही है या शी है, इट है या कोई भी नाम है, फॉर एग्जाम्पल आमिर, तो इसके साथ जो आप वर्ब लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट सपोज मैं लिखता हूं प्ले, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इनके साथ मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है प्ले। तो जब सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो अगर सब्जेक्ट इनमें से कोई एक है यानी थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, ये वाले जो हमारे पास है ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, सिंगुलर भी है, ये सारे इस तरह है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो जो वर्ब लगेगा उसके साथ आप या तो एस का इजाफा करोगे या तो ईएस का इजाफा करोगे। अब जो मैंने प्ले लिखा है यानी इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर आता हो तो अगर उसके बाद फॉर एग्जांपल लेट सपोज वर्ब आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म उसकी प्ले है, तो आप हमेशा वर्ब के साथ एस का इजाफा करोगे, ठीक है। प्ले को प्लुरल बनाने के लिए हम एस का इजाफा करते हैं, लेकिन अगर प्ले की जगह कोई दूसरा आता है, फॉर एग्जांपल राइट आता है, तो राइट को प्लुरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, राइट्स हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ही राइट्स, शी राइट्स, आमिर राइट्स, तो इस तरह से हम इसमें इजाफा करेंगे। यानी अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ हम या तो एस लगाएंगे या तो फिर ईएस लगाएंगे। ओके, अब जरा चलते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ उर्दू के जुमले मैं देता हूं, फिर उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो लेट सपोज मैं एक जुमला देता हूं आपको। वो रोजाना स्कूल जाता है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इसकी पहचान आपको पता होना चाहिए, जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आखिर में ता है आ रहा हो, ती है आ रहा हो, ता हूँ आ रहा हो या ते हैं आ रहे हो तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के जुमले होंगे। अब जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो ये वाला स्ट्रक्चर आप अपनाओगे। अच्छा, अब इसको जरा हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपने इसमें सब्जेक्ट की पहचान करनी है, तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, वो है, तो वो की इंग्लिश क्या बनेगी, वो स्कूल जाता है, मतलब कि लड़का है, तो वो की इंग्लिश क्या बनेगी, ही बनेगी। अच्छा, तो आपको सब्जेक्ट का पता चल गया, अब आपके लिए बहुत आसान है कि आप इस जुमले को कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो। यानी सब्जेक्ट जो हमारा है यहाँ पे वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा उसमें हम एस या ईएस का इजाफा करेंगे। वो वर्ब पे डिपेंड करेगा कि आप एस से उसको प्लूरल बनाते हो या ईएस से प्लूरल बनाते हो। आइए जरा देखते हैं इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के जरिए से हम इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगा दो, सब्जेक्ट हमारे पास क्या बनता है, वो का ही बनता है। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, जाना, ये हमारे पास वर्ब बनेगा, तो इसकी इंग्लिश हमारे पास जो होगी वो गो बनेगी। अब सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो गो के साथ हम एस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं, गो के साथ आप एस नहीं लगा सकते, इसके साथ आप ईएस लगाओगे, ठीक है, ये गोज बनेगा। उसके बाद आप डायरेक्ट क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट, तो स्कूल जो है ना आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक चीज का और इजाफा किया है, रोजाना, तो ये रोजाना जो है ये आप आखिर में इधर लगा सकते हो, एवरीडे या डेली, ठीक है। वो रोजाना स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे या डेली, दोनों तरीकों से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, वो कपड़े धोती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जुमला है, वो कपड़े धोती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव या पॉजिटिव टेंस है। तो इसको जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो कैसे ट्रांसलेट करोगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओ, वो कपड़े धोती है, तो यहाँ पे हमारे पास एक लड़की है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, शी होगा। अच्छा, धोना, धोने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉश, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी यहाँ पे हमारे पास, वॉश। अच्छा,
अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस या एस का इजाफा करना है या नहीं, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आप वॉश के साथ क्या लगाओगे, एस या एस का इजाफा करोगे, तो वॉश के साथ हम ई एस का इजाफा करेंगे। अच्छा, उसके बाद कपड़े हैं तो कपड़े की जगह हम क्या लगाएंगे, शी वॉशेस द क्लॉथ्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, ये दो टेंसेस हो गए जिसको आप इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हो। और ये कुछ और एग्जांपल देखते हैं इस टेंस के कि इसको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हो, थोड़े से कॉम्प्लेक्स देखते हैं। ओके, तो मैंने कुछ यहाँ पे जुमले लिखे हैं, इसको जरा हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। पहला हमारे पास है मैं बाजार जाता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लगाओ, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है यानी आई है, तो आई आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ। उसके बाद जाना की इंग्लिश क्या बनती है, गो, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ गो। कहाँ जाना है, बाजार, आई गो टू बाजार। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो गो के साथ हमने एस या एस का इजाफा नहीं किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। तो ये आपने याद रखना है, अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं हो तो हम वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा जरा देखते हैं, हम बाजार जाते हैं, तो हम की इंग्लिश जो है ना ये हमारे पास वी बनते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, वी। वी फिर से जो है ना हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। वी गो टू बाजार। तीसरा देखो, असलम और हमजा बाजार जाते हैं, असलम एंड हमजा गो टू बाजार। ठीक है, असलम और हमजा बाजार जाते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है असलम और हमजा, प्लूरल है, असलम एंड हमजा दो नाम है। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करोगे। तो ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव टेंस है, यानी जो पॉजिटिव जुमले होते हैं, जिस डायरेक्ट स्टेटमेंट होती है जिसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं इसके क्या आप नेगेटिव कैसे बना सकते हो। ओके, सो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का जो दूसरा जो टेंस है हमारे पास वो है नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। क्या आप इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हो जिसमें मोस्टली नॉट इस्तेमाल होते हैं या उर्दू में नहीं क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है, ये ट्रिक आपने याद रखनी है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, जबकि यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट के जो पहला टेंस है अफर्मेटिव या पॉजिटिव, उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। बाकी जितने भी है उस सारों में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, डज नॉट या डू नॉट, डज या डू। ठीक है, नेगेटिव में हमारे पास दो तरह के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, डू नॉट इस्तेमाल होते हैं या फिर डज नॉट इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब हम ये सीखेंगे कि डू नॉट कब इस्तेमाल होते हैं और डज नॉट कब इस्तेमाल होते हैं। जो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आप डज नॉट लगाओगे, जो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आप डू नॉट लगाओगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं। अगर हमारे पास ही आ रहा हो तो ही के साथ आप डज नॉट लगाओगे, शी के साथ भी डज नॉट लगाओगे, इट के साथ भी, और अगर कोई एक सब्जेक्ट है, एक नाम है, तो उसके साथ भी आप डज नॉट लगाओगे। जबकि डू नॉट जो लगेगा, अगर आई है तो डू नॉट लगेगा, वी है तो डू नॉट लगेगा, दे के साथ भी आप डू नॉट लगोगे, या अगर कोई दो बंदे हैं वो सब्जेक्ट में आ रहे हैं तो उसके साथ भी आप डू नॉट लगाओगे। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर को जरा देखते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद या तो डू नॉट होगा या तो डज नॉट होगा, और वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि डज नॉट होगा या डू नॉट होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू नॉट होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, एस या एस का इजाफा नहीं होगा, वो सिर्फ अफर्मेटिव के लिए था, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। मैंने कुछ जुमले लिखे हैं, इसको जरा हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, वो स्कूल नहीं जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो है ना यहाँ पे इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, दे, ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लगेगा,
दे लगेगा, और दे के साथ हम क्या लगाते हैं, डू नॉट लगाते हैं, दे डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। दूसरा जो हमारे पास टेंस है, मैं खत नहीं लिखता हूं, तो यहाँ पे एक लड़का है तो मैं की इंग्लिश क्या बनेगी, आई बनेगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या लगेगा, आई लगेगा। खत उस आई के बाद हम क्या लगाते हैं, डू नॉट लगाते हैं। आई डू नॉट, लिखने को क्या कहते हैं, राइट, राइट द लेटर। तो इस तरह से आप नेगेटिव को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो आसानी से। अब हम चलते हैं कि आप इसके सवालिया कैसे बनाते हो, यानी आप इसके इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हो, जो कि तीसरा टेंस है। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो इंट्रोगेटिव होता है, कि इंट्रोगेटिव जुमले या जिसको हम कहते हैं उर्दू में सवालिया जुमले, हम कैसे बनाते हैं। इसके लिए जो स्ट्रक्चर है, आपने ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को लगा दो, या तो डू लगा दो या तो डज लगा दो। और वो कैसे आपको पता चलेगा कि हमने डू लगाना है या डज लगाना है, वो आपको सब्जेक्ट से पता चलेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज लगाओ, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो पहले आप उससे डू लगाओ। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, पहला पहला जुमला मैंने लिखा है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। क्या वो स्कूल जाता है, तो यहाँ पे आप वो को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, वो हमारा सब्जेक्ट है, तो ये क्या बनेगा, ही बनेगा। तो जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले डू या डज लगाएंगे। इसमें हमारे पास ही आ रहा है, तो ही के साथ हमेशा क्या लगेगा, डज लगेगा। तो हम पहले पहले क्या लगा देंगे, डज, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, वो है, तो ही लगा दो। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगी, गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू स्कूल। अच्छा, दूसरा जरा देखते हैं, क्या तुम खेतों में काम करते हो, तो इसमें जरा देखते हो, तुम की इंग्लिश क्या बनेगी, यू बनेगी। तो सब्जेक्ट का हमने पता लगा लिया, तो यू जो है इसको हम जो है ना ट्रीट करते हैं एज अ प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ हमेशा डू लगता है। यू के साथ हमेशा आप क्या इस्तेमाल करोगे, डू, चाहे उसके डू नॉट उसके बाद में भी आ सकते हैं, अगर आप नेगेटिव बना सकते हो, या अगर उससे पहले आता तो डू यू या यू डू नॉट, इस तरह बनाओगे। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो हम पहले पहले क्या लगाएंगे, यू से पहले डू लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, डू यू, काम करने को वर्क कहते हैं, खेतों में इन द फील्ड्स। ओके, तो ये हमारे पास दूसरा हो गया। उसके बाद तीसरा देखते हैं, क्या मेरी बहन कपड़े धोती है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो जो मेरी बहन है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, माई सिस्टर। तो माई सिस्टर जो है ये एक नॉन फ्रेज है, और नॉन फ्रेज सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है, माई सिस्टर, मेरी बहन, एक बंदा है। ठीक है, तो माई सिस्टर लगेगा, माई सिस्टर के साथ भी आप क्या लगाओगे, डज लगाओगे। ठीक है, डज, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दो, सब्जेक्ट हमारा क्या है, माई सिस्टर, डज माई सिस्टर। उसके बाद धोने को क्या कहते हैं, वॉश। उसके बाद कपड़े, ऑब्जेक्ट है हमारे पास द क्लॉथ्स। तो इस तरह से आप जो है ना इंट्रोगेटिव जुमले बना सकते हो। अब हम चलते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी अगर कोई ऐसा जुमला हो जिसमें नॉट भी आता हो और क्वेश्चन मार्क भी आता हो, तो आप उसको कैसे ट्रांसलेट करोगे उर्दू से इंग्लिश में। ओके, तो अभी हम बना प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो चौथा सेंटेंस है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी जिसमें नॉट भी होते हैं और जिसमें क्वेश्चन मार्क भी होते हैं, ऐसे जुमले हम कैसे बनाते हैं। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, वो दो तरह के स्ट्रक्चर को आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास, सबसे पहले आपको लगेगा डू या डज लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये एक स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर ये है हमारे पास कि जो नॉट है उसको आप उठा के डायरेक्ट डू के साथ लगा दो या डज के साथ लगा दो, और उसकी कंट्रैक्शन लगा दो इस तरह, नॉट या डजंट, ये आप पहले लगा दो, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आखिर में ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इन दोनों तरीकों से आप बना सकते हो, जो तरीका आपको ज़्यादा पसंद हो
उसी से आप बना सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि रिटन इंग्लिश में आप ये वाला फॉलो करो जो पहले वाला होता है, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश में आप ये वाला भी फॉलो कर सकते हो, हालांकि दोनों सही हैं। ओके, पहले उर्दू का जुमला है हमारे पास, क्या वो स्कूल नहीं जाता है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट की पहचान करो। यहाँ पे हमारे पास एक लड़का है तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही। तो हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे या डस लगाएंगे। ही है हमारे पास तो ही के साथ हमेशा डस लगता है, तो डस लिखो। और सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही के बाद आप क्या लगा दो, नॉट लगा दो। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगी, गो। उसके बाद टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाता है, डस ही नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। मेन चीज ये है कि आपने डू लगाना है या डस, और वो आप पहचान कैसे करोगे, सब्जेक्ट से करोगे। दूसरा हमारे पास टेंस है, क्या मेरी बहन कपड़े नहीं धोती है। तो यहाँ पे देखो मेरी बहन क्या है, सब्जेक्ट है, माई सिस्टर, और वो सिंगुलर है। तो पहले आप क्या लगा दोगे, डज लगा दोगे, ठीक है। डज सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, माई सिस्टर। उसके बाद नॉट लगा दो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, वॉश, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, द क्लॉथ्स, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तीसरा है हमारे पास, क्या मेरा बाप खेतों में काम नहीं करता है। तो मेरा बाप इस तरह मेरी बहन की तरह, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, माई फादर। तो इससे पहले भी हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। डज सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, माई फादर। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट इन द फील्ड्स। तो ऐसे जो है ना आप इनको जो है ना ट्रांसलेट कर सकते हो। अगर इसके अलावा कोई प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो उसमें आप डू लगा सकते हो, जो कि आसान है। बस ये आपको ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट की पहचान करनी है और उसी के मुताबिक आपने डू या डस को लगाना है, ये बात याद रखनी है। बाकी जो है ना ये आसान है। आइए हम देखते हैं इसका जो लास्ट सेंटेंस है, जिसमें जो है ना हमारे पास होता है डबल इंटरोगेटिव, जिसमें व्हाट भी लगता है या WH फैमिली के जो वर्ड लगते हैं, फॉर एग्जांपल वाई लगता है, वेयर लगता है, ठीक है। इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसको ज़रा हम देखते हैं कि उनको हम इंग्लिश से उर्दू से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं।